अच्छा, कभी सोचा है कि एक नर्स का काम असल में है क्या? मतलब ये सिर्फ इंजेक्शंस और दवाइयों से तो कहीं कहीं ज्यादा है। आज हम ना नर्सिंग की इसी कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां साइंस और इंसानियत दोनों साथ साथ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वर्जीनिया हैंडरसन के इस एक बहुत ही गहरे कोट के साथ। ये कोट हमें याद दिलाता है कि नर्सिंग का जो कोर है, जो दिल है, वो है इंसान की मदद करना। चाहे कोई बीमार हो या ठीक, चाहे वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा हो या फिर बहुत ही सम्मान के साथ अपने आखिरी सफर पर हो। तो जब भी हम नर्स शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? शायद सफेद यूनिफॉर्म और हाथ में एक सिरिंज, है ना? पर क्या नर्सिंग बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। चलिए इस इमेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, हर नर्स के काम के पीछे ना ये 4 मजबूत पिलर्स होते हैं। पहला, हेल्थ को प्रमोट करना। दूसरा, बीमारी को रोकना। तीसरा, अगर कोई बीमार है तो उसकी हेल्थ को वापस ठीक करना। और चौथा, उसकी तकलीफ को कम करना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये सच में उनका रोज का मिशन होता है। अच्छा, अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक नर्स की शिफ्ट बस शुरू ही हुई है और दरवाजे से एक नया पेशेंट अंदर आता है। अब क्या होगा? बस यहीं से दिमाग का असली खेल शुरू होता है। तो सवाल यह है कि एक नर्स शुरू कहां से करती है? क्या यह सब कुछ बस अंदाजे पर चलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। और इसी सिस्टमैटिक तरीके को कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। इसके 5 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, असेसमेंट, मतलब एक जासूस की तरह सारे सुराग, सारी जानकारी इकट्ठा करना। फिर आता है डायग्नोसिस, यानी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। तीसरा, प्लानिंग, भाई अब करना क्या है, उसका एक एक्शन प्लान बनाना। चौथा है इम्प्लीमेंटेशन, यानी उस प्लान पर काम शुरू करना। और आखिर में 5वां, इवैल्यूएशन, यानी ये चेक करना कि जो हमने किया वो काम आया भी या नहीं। और पता है, ये प्रोसेस कोई सीधी लाइन नहीं है कि एक बार किया और खत्म। नहीं, ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। इसे ADPI साइकिल भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखभाल कभी रुकती नहीं है। जैसे ही इवैल्यूएशन खत्म होता है, नर्सें फिर से असेसमेंट शुरू कर देती हैं। और ये साइकिल तब तक घूमता रहता है जब तक पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर न मिल जाए। तो ठीक है, सोचने का तरीका तो समझ आ गया। अब बारी है एक्शन की। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारी थियरी असल में प्रैक्टिस में कैसे काम करती है, पेशेंट की देखभाल में कैसे बदलती है। एक नर्स जो भी एक्शन लेती है ना, उसे टेक्निकली नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं। और इन एक्शंस को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इंडिपेंडेंट, यानी जो वो खुद कर सकती हैं। डिपेंडेंट, यानी जिसके लिए उन्हें किसी और के ऑर्डर की जरूरत है। और कोलैबोरेटिव, मतलब जिसमें टीम वर्क लगता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, इंडिपेंडेंट एक्शन में नर्स ही कैप्टन है। वो अपनी नॉलेज और जजमेंट के बेस पर फैसले लेती है, जैसे कि मरीज का बिस्तर ठीक करना ताकि उसे आराम मिले। दूसरी तरफ है डिपेंडेंट एक्शन, जिसके डॉक्टर के ऑर्डर, मतलब उनकी हरी झंडी की जरूरत होती है, जैसे कि ब्लड सैंपल लेना। और ये सिर्फ कमरे को आरामदायक बनाने तक की सीमित नहीं है। एक शांत, कंट्रोल्ड माहौल बनाना, सही टेम्परेचर, कम शोर, ये सब एक पावरफुल दवा की तरह काम कर सकता है। ये एक बहुत जरूरी इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन है जो पेशेंट की रिकवरी को सच में तेज कर सकता है। यहां तक कि बिस्तर लगाना जैसा काम जो हमें बहुत सिंपल लगता है, वो भी अपने आप में एक साइंस और एक आर्ट है। चादर की हर एक तह का, हर एक फोल्ड का एक मतलब होता है, एक मकसद होता है, पेशेंट की सेफ्टी और उसका कंफर्ट। और बेड क्रेडल जैसे स्पेशल इक्विपमेंट दिखाते हैं कि कितनी छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा जाता है। और फिर आते हैं कोलैबोरेटिव एक्शन, मतलब टीम वर्क। कोई भी नर्स अकेले काम नहीं करती। जैसे यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट को समझना हो तो लैब के साथ कोऑर्डिनेट करना, फिर डॉक्टर के साथ मिलकर आगे का प्लान बनाना।
इसी टीम वर्क से पेशेंट का सबसे अच्छा इलाज हो पाता है। अच्छा, अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करने वाले हैं जहां हर एक सेकंड की कीमत होती है। एक मेडिकल इमरजेंसी। यहां पर एक नर्स का रोल पूरी तरह बदल जाता है। सोचिए, कोई बड़ा हादसा हुआ है और एक साथ बहुत सारे मरीज आ गए। तो नर्सें ये कैसे डिसाइड करती हैं कि किसे पहले देखना है, किसकी जान को ज्यादा खतरा है? इसके लिए वो एक बहुत पावरफुल सिस्टम यूज करती हैं जिसे ट्रायाज कहते हैं। ये कलर कोडेड सिस्टम है जो उस पूरे केओस में एक ऑर्डर लाता है और ये पक्का करता है कि जिनकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक है उन्हें तुरंत मदद मिले। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को इमरजेंट यानी रेड कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि वक्त बिल्कुल नहीं है। नर्स को फौरन ट्रॉमा असेसमेंट करना होता है और सबसे जरूरी चीजों में से एक है कि कितना खून बहा है इसका सही अंदाजा लगाना। ये एक कमाल की स्किल है जहां जरा सी भी चूक जिंदगी और मौत का फासला बन सकती है। अभी तक हमने बात की फिजिकल केयर की, शरीर की देखभाल की, लेकिन इंसान सिर्फ एक शरीर तो नहीं है ना? नर्सिंग का एक और बहुत गहरा पहलू है और वो है मन की देखभाल, इमोशनल सपोर्ट। देखिए, कोई भी बीमारी सिर्फ जिस्म पर असर नहीं करती, वो अपने साथ डर, बेचैनी और तकलीफ भी लेकर आती है। और इस इमोशनल तूफान के बीच एक नर्स गाइड बनती है, एक सहारा बनती है। और ये सपोर्ट देने के लिए नर्सें बाकायदा साइकोलॉजिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि क्यूबलर-रॉस मॉडल। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि पेशेंट इमोशनली किस स्टेज पर है। क्या वो सच को नकार रहा है, क्या उसे गुस्सा आ रहा है, या वो धीरे धीरे सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसी समझ के आधार पर वो सही इमोशनल सपोर्ट दे पाती हैं। लेकिन एक मिनट, दूसरों की इतनी देखभाल करते करते नर्सों का खुद का क्या होता है? ये जो लगातार फिजिकल और इमोशनल प्रेशर है, इसका उन पर क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल है ना, ये दिखाता है कि हमारी बॉडी स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती है। एक नर्स के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी या चार्ट नहीं है, ये उसकी रोज की हकीकत है। अलार्म स्टेट से लेकर रेजिस्टेंस और फिर आखिर में एग्जॉशन तक। ये साइकिल दिखाता है कि इस काम के लिए कितने जबरदस्त मेंटल और फिजिकल स्टैमिना की जरूरत पड़ती है। तो हमने साइंस देख लिया, प्रोसेस समझ लिया, प्रोटोकॉल भी देख लिए, लेकिन इन सब के बाद आखिर में सवाल यही बचता है कि इन सब से ऊपर एक अच्छी नर्स बनने के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी क्या है? शायद इसका जवाब किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। शायद ये छिपा है हमदर्दी में, सब्र में और इंसानियत की एक गहरी समझ में। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि अस्पताल में जो एक साधारण सा बिस्तर दिखता है, वो असल में सिर्फ सोने या आराम करने की जगह से कहीं कहीं ज्यादा है? आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे एक बिस्तर मरीजों को ठीक करने में एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, एक अस्पताल का कमरा सिर्फ 4 दीवारें और एक बिस्तर तो है नहीं। वहां मौजूद हर एक चीज का एक खास मकसद होता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन मामूली से दिखने वाली चीजों को इतना असाधारण बना देता है? सबसे पहली चीज, माहौल। इलाज तो बाद में शुरू होता है, हीलिंग की जो प्रोसेस है ना, वो कमरे के माहौल से ही शुरू हो जाती है। एक ऐसा परफेक्ट माहौल बनाना होता है जहां शरीर को कोई एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े और वो अपना पूरा फोकस सिर्फ ठीक होने पे लगा सके। जैसे कि कमरे का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये एक आइडियल रेंज है। मतलब इस तापमान पर शरीर को ना तो खुद को गर्म रखने में एनर्जी लगानी पड़ती है, ना ही ठंडा करने में। सारी की सारी एनर्जी बचती है सिर्फ और सिर्फ ठीक होने के लिए। और नमी यानी ह्यूमिडिटी भी उतनी ही जरूरी है। 40 से 60% की ह्यूमिडिटी ये पक्का भरती है कि हवा बहुत ज्यादा ड्राई न हो। इससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और तो और इससे स्किन भी नहीं फटती, जो कि एक इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण बन सकती है। हवा का फ्लो भी बड़ा सोच समझकर कंट्रोल किया जाता है। 15 से 45 फीट प्रति मिनट की स्पीड,
ये हवा का एक इतना हल्का लेकिन लगातार बहाव होता है जो कमरे को एकदम फ्रेश रखता है। ये इतना धीमा होता है कि मरीज को पता भी नहीं चलता, पर इतना असरदार होता है कि बासी हवा और जर्म्स को बाहर निकाल फेंकता है। और आखिर में शांति, सुकून, क्योंकि बिना अच्छी नींद के शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर सकता। इसीलिए दिन में शोर का लेवल 35 से 40 डेसिबल्स और रात में तो उससे भी कम रखने का टारगेट होता है, ताकि मरीज को गहरी आरामदायक नींद मिले, जो रिकवरी के लिए सबसे जरूरी दवा है। चलिए अब आते हैं कमरे के असली हीरो पर, यानी बिस्तर पर। ये सिर्फ एक फर्नीचर नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीपर्पस टूल है जिसके हर एक हिस्से का एक खास काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैकिन्टोश की। देखने में ये एक आम रबर शीट लग सकती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये न सिर्फ महंगे गद्दे को खराब होने से बचाती है, बल्कि सबसे जरूरी बात, ये साफ सफाई बनाए रखने में मदद करती है। और किसी भी मरीज के लिए हाइजीन तो पहली प्रायोरिटी है। अब इस मैकिन्टोश के डिजाइन में एक बहुत ही स्मार्ट चीज छिपी है। इसकी एक साइड लाल होती है और दूसरी हरी, और नियम क्या है? लाल हिस्सा ऊपर, हरा हिस्सा नीचे। ये एक सिंपल सा विजुअल कोड है जिससे नर्सों को 1 सेकंड में पता चल जाता है कि शीट का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। है ना कमाल की बात? इस चीज को कहते हैं बेड क्रेडल। जरा सोचिए, जिन मरीजों की स्किन जलने की वजह से या किसी और कारण से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, उनके लिए तो चादर का वजन भी बहुत दर्द दे सकता है। ये फ्रेम चादर को ऊपर उठाकर एक टेंट जैसा बना देता है। इससे स्किन को हवा भी लगती है और वो बिना किसी दबाव के ठीक हो पाती है। और ये देखिए माइटर्ड कॉर्नर, ये सिर्फ बिस्तर को साफ सुथरा दिखाने के लिए नहीं है। इस तरह से चादर को कस के मोड़ने से ये पक्का हो जाता है कि चादर में एक भी सिलवट ना पड़े। क्यों? क्योंकि यही सिलवटें मरीज की स्किन पर लगातार दबाव डालकर खतरनाक बेड सॉर यानी घाव बना सकती हैं। तो चादर का एक सही कोना असल में मरीज की सेफ्टी की गारंटी है। तो ये तो थे बिस्तर के कुछ जरूरी हिस्से। अब देखते हैं कि इस बिस्तर को बनाने की जो कला है वो क्या है। ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मरीज की देखभाल पर सीधा असर पड़ता है। बिस्तर बनाने के 2 मेन तरीके होते हैं। एक है क्लोज्ड बेड या बंद बिस्तर, जो पूरी तरह ढका होता है और एक नए मरीज का इंतजार कर रहा होता है। और दूसरा है ओपन बेड या खुला बिस्तर, जिसमें ऊपर की चादरों को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है। ये इस बात का इशारा है कि इस बिस्तर का मरीज यहीं आसपास है और बस थोड़ी देर में वापस आने वाला है। और बिस्तर को मरीज की जरूरत के हिसाब से बदला भी जा सकता है। ये है कार्डियक बेड। जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें इस तरह सीधा बिठाने से उनके फेफड़ों पर दबाव कम होता है और उन्हें बहुत राहत मिलती है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक बिस्तर सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि इलाज का एक अहम हिस्सा है। लेकिन एक खाली बिस्तर और एक ऐसा बिस्तर जिसमें मरीज लेटा हो, क्या दोनों को बनाने का तरीका एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। खाली बिस्तर को आप नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, पर जब मरीज बिस्तर पर हो तो पूरी प्रक्रिया उस मरीज के इर्द गिर्द घूमती है। हर एक स्टेप मरीज की सेफ्टी और आराम को ध्यान में रखकर उठाया जाता है। मरीज ही सेंटर पॉइंट होता है। अच्छा, तो आखिर में इन सारे कामों को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। एक बिस्तर लगाना सिर्फ एक काम नहीं है, ये नर्सिंग के प्रोफेशनल फ्रेमवर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये है नर्सिंग प्रोसेस, एक 5 स्टेप का साइकिल जो एक नर्स के हर काम को गाइड करता है। कमरे का टेम्परेचर सेट करने से लेकर मरीज के बिस्तर की चादर बदलने तक सब कुछ इसी मॉडल पर चलता है। पहले मरीज की जरूरत को समझना, फिर एक प्लान बनाना, उसे लागू करना और आखिर में ये देखना कि उसका नतीजा क्या निकला। और एक नर्स के काम भी कई तरह के हो सकते हैं। कुछ काम इंडिपेंडेंट होते हैं जो एक नर्स अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर करती है,
जैसे मरीज को थोड़ा चलने फिरने में मदद करना। कुछ डिपेंडेंट होते हैं जिनके लिए डॉक्टर का ऑर्डर चाहिए होता है, जैसे कोई दवा देना, और कुछ होते हैं कोलैबोरेटिव, जिन्हें दूसरी हेल्थ टीमों के साथ मिलकर किया जाता है। अंत में ये सब मिलकर हमें क्या दिखाता है? यही कि नर्सिंग सिर्फ एक साइंस नहीं है, बल्कि एक कला भी है। बिस्तर बनाने की प्रिसिजन से लेकर माहौल को कंट्रोल करने तक, हर छोटे से छोटे काम में स्किल, नॉलेज और एक गहरा डेडिकेशन लगता है। तो अगली बार जब कोई अस्पताल के बिस्तर को देखे, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे कितनी साइंस और कितनी गहरी सोच छिपी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक मामूली से बिस्तर में इतनी गहराई है, तो हमारे आसपास और कौन-कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमारी सेहत में इतनी ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि डॉक्टर्स बिना शरीर को खोले ये कैसे जान लेते हैं कि अंदर चल क्या रहा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे क्लिनिकल सैंपल एनालिसिस की दुनिया को। तो सवाल बहुत सीधा है, आखिर बिना किसी सर्जरी के शरीर के अंदर झांकने का वो राज क्या है? इसका जवाब मिलता है यूरिन, स्प्यूटम यानी बलगम और स्टूल जैसे बहुत ही सिंपल सैंपल्स के एनालिसिस में। यकीन मानिए, ये हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन सैंपल से, यूरिन से। देखते हैं कि ये हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ, खासकर शुगर और कीटोन्स के बारे में क्या-क्या बता सकता है। तो सवाल ये है कि डायबिटीज के पहले केमिकल क्लूज क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़े इंडिकेशंस में से एक है यूरिन में शुगर का मिलना। यूरिन में शुगर का पता लगाने का एक बहुत ही जाना माना तरीका है बेनेडिक्ट्स टेस्ट। सच तो यह है कि यह दशकों से यूरिन एनालिसिस की नींव रहा है। इसका रिजल्ट एक बहुत ही सिंपल कलर स्केल पर पढ़ा जाता है, जैसे यहां दिख रहा है। अगर रंग नीला है मतलब कोई शुगर नहीं, और फिर हरा, पीला और आखिर में ये जो ईंट जैसा लाल रंग है, ये शुगर के बढ़ते हुए लेवल को दिखाता है। कितना सीधा और विजुअल तरीका है ना? और इसका प्रोसीजर भी काफी सिंपल है। बस एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन लेना है, उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाना है, मिक्सचर को उबाल आने तक गर्म करना है और फिर बस कलर में जो बदलाव आया उसे नोट करना है तो ये एक सीधी सादी केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसके डायग्नोस्टिक नतीजे बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा, शुगर के अलावा कीटोन्स की भी जांच होती है। अब ये कीटोन्स क्या हैं? ये तब बनते हैं जब हमारी बॉडी एनर्जी के लिए फैट को ब्रेक डाउन करती है, और डायबिटीज में ये एक और जरूरी इंडिकेटर हो सकते हैं, और इसी का पता लगाने के लिए होता है रोटेरा टेस्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरिन एनालिसिस सिर्फ शुगर और कीटोन्स तक ही सीमित नहीं है। इससे हमें प्रोटीन और पिगमेंट्स के बारे में भी बड़े जरूरी सुराग मिल सकते हैं। मतलब ये कि यूरिन हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और लिवर के फंक्शनिंग के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर यूरिन में प्रोटीन मिल रहा है तो ये किडनी की प्रॉब्लम का एक साइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक हेल्दी किडनी आमतौर पर प्रोटीन को ब्लड में ही बनाए रखती है, उसे बाहर नहीं जाने देती। और इसी का पता लगाने के लिए हॉट और कोल्ड टेस्ट जैसे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। बाइल पिगमेंट्स का मिलना एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इससे यह पता चलता है कि हमारा लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और इसके लिए होता है स्मिथ्स टेस्ट, जो इसे देखने का एक सीधा तरीका है। इसमें यूरिन में आयोडीन का एक मिक्सचर मिलाते हैं, और अगर एक हरे रंग की रिंग बनती है तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। ये देखने में भले एक सिंपल सा क्लू लगे, लेकिन ये लिवर की फंक्शनिंग में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। चलिए अब एक और भी ज्यादा बेसिक चीज पर आते हैं, यूरिन का रंग। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ कलर को देखकर भी बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। यह अपने आप में एक पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। तो सबसे पहले नॉर्मल क्या है? देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी यूरिन का रंग स्ट्रॉ यानी भूसे जैसा या हल्का पीला होता है। अब इस नॉर्मल कलर से कोई भी डिविएशन एक क्लू हो सकता है। जैसे अगर रंग दूध या सफेद है तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। वहीं ऑरेंज कलर पीलिया या लिवर की प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर सकता है।
ये रेफरेंस टेबल देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि रंग कितने सारे सुराग दे सकते हैं। पिंक से लेके लाल रंग का मतलब यूरिन में ब्लड हो सकता है, तो वहीं काला रंग पुरानी रेड ब्लड सेल से जुड़ा हो सकता है। मतलब हर रंग के पीछे एक अलग कहानी छिपी है। पर रुकिए, हेल्थ की पूरी कहानी सिर्फ यूरिन से ही पता नहीं चलती। स्प्यूटम और स्टूल जैसे दूसरे सैंपल्स भी हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर झांकने के लिए एक खिड़की की तरह काम करते हैं। जैसे स्प्यूटम सैंपल को एनालाइज करके डॉक्टर्स निमोनिया या टीबी जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का पता लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ स्टूल सैंपल्स वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर के बारे में भी बहुत जरूरी जानकारी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए सैंपल कलेक्शन का सही तरीका बहुत बहुत जरूरी है। जैसे स्प्यूटम का सैंपल हमेशा सुबह सुबह का होना चाहिए, और इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वो सैंपल बलगम हो, सिर्फ लार नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से पूरा डायग्नोसिस गलत हो सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सिंपल से दिखने वाली टेस्ट की आखिर इतनी अहमियत क्यों है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे टेस्ट नॉन इन्वेजिव हैं, मतलब इनमें कोई चीरफाड़ नहीं होती। ये मेडिकल साइंस के सबसे पावरफुल टूल्स में से हैं, जो बिना किसी बड़े प्रोसीजर के हमें शरीर के अंदर की पूरी कहानी बता देते हैं। मेटाबॉलिज्म से लेकर किडनी, लिवर हेल्थ तक सब कुछ। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? सोचिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होगी, सिर्फ एक छोटी सी बूंद से हम और कौन कौन से नए राज जान पाएंगे। इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।